हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर से संबंधित प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी द्वारा पूछे गए केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम फिजिक्स के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो 1 to 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न बीपीएससी 2019 प्री में पूछा गया है। व्याख्या देखते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु। कितने भागों में? 3 भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सिलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। ये सब क्या है? अधातु हैं। अक्रिय गैस भी जो किस में आती है? तो अधातु में आते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल देके जो है पूछ लिया जाता है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेवोजियर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड ने। आइंस्टीन ने किसकी खोज की थी? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने? आइंस्टीन ने किया था। सीवी रमन ने किसकी खोज की थी? रमन इफेक्ट की, यानी रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने किया था। और इसी के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया है? 18 दिया है। और न्यूट्रॉन कितना दिया है? 20 दिया है। और द्रव्यमान संख्या पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 38। देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होते हैं? प्रोटॉन होता है, जिसके कारण परमाणु विद्युत क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ये पूछा जाता है प्रश्नानुसार। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा। और प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। और इलेक्ट्रॉन कितना दिया है इसमें? प्रश्न में 18 दिया है। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना दिया है? तो 38 दिया है। 20 दिया है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या। नाभिक की द्रव्यमान संख्या पूछा, अभी हमने पढ़ा। तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94Pu242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 148। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। द्रव्यमान कितना दिया है? तो द्रव्यमान दिया है 242। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 200। ये जो होता है ऊपर वो क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है। और ये परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक कितना दिया है? तो 94 दिया है। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या होता है। ये ध्यान रखिएगा, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है। और प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये तीनों बराबर होते हैं। तो न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? फॉर्मूला, तो द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा। तो 242 में से 94 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 148। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यही फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। और बस ये ध्यान रखिएगा, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है और प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। ये ध्यान रखिएगा बस। अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो किसमें? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या में ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 का प्रश्न है,
समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान, यानी प्रोटॉनों की संख्या समान, क्योंकि हमने पढ़ा कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है, समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है, वो क्या होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। और इसे उल्टा कर देंगे हम, समान परमाणु भार वाले तत्व क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ये दोनों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, समस्थानिक और समभारिक। ठीक है। अगला प्रश्न है फैराडे स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक, ये ऑप्शन डी सार्वभौमिक स्थिरांक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है 96,485 जूल मोल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। 7 पीएच मान, देखिए 7 क्या होता है, उदासीन होता है, और 7 से अगर ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होता है तो क्या होता है, तो क्षारीय होता है। 7 से ज्यादा क्या होता है, क्षारीय। 7 से कम होता है क्या होता है, अम्लीय। 7 से कम पीएच होता है तो अम्लीय होता है। तो उदासीन यानी 7 होगा। तो किसका होता है, देखिए उदासीन विलयन का भी होता है, और शुद्ध पानी का भी जो है क्या होता है, पीएच 7 होता है। इसलिए जो है ऑप्शन ई इसका करेक्ट मानेंगे। ठीक है। 1 से अधिक होगा ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः इसका भी पीएच कितना होगा, 7 होगा। वर्षा का पानी का जल शुद्ध रूप है, और 7 से अधिक पीएच का मान विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, और 7 से कम जो होता है अम्लीय होता है। ये ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस विलयन में पीएच का मान 7 से अधिक है। देखिए 7 से अधिक होगा क्या होगा, क्षारीय होगा। अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 होगा क्या होगा, उदासीन। शुद्ध जल क्या होता है, वो उदासीन होता है, पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए आ गया पानी का पीएच मान, तो पानी क्या होता है, पीएच मान 7 होता है, यानी पानी क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, 2019 का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता पूछा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सॉल्व दिया है इसका। अगला प्रश्न है ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन, तो ऑप्शन डी लाल द्रव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2017 का प्रश्न है ये। ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन जिसका ये होता है सिंबल Br का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35 होता है, तथा यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35 होता है। अगला, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वेल्डिंग में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, तो किसकी परत होती है, ऑप्शन ए जस्ते की। देखिए लोहे पर जंग ना लगे उसके ऊपर क्या किया जाता है, जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस नाम से जाना जाता है, कभी कभी यसद लेपन के नाम से भी एग्जाम में दिया जाता है, इसे यसद लेपन भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फोनेट। ऑप्शन डी। डिटर्जेंट अद्रक अथवा अद्रकों के यौगिक होते हैं, जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, पसीने के माध्यम से कौन सा जो है उत्सर्जित होता है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 से अधिक, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज, अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम भी होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। इसलिए जो है इसका क्या होगा, 1 से अधिक उत्तर होगा। ठीक है।
अगला नीला थोथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट नीला थोथा होता है, इसका रासायनिक नाम ऑप्शन सी। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। और सूत्र भी ध्यान रखिएगा, CuSO4 इंटू 5H2O। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु अल्कोहल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। बस नाम ध्यान रखिए आप, कॉपर सल्फेट जो है इसका रासायनिक नाम, और सूत्र क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु उसमें प्लेटिनम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। यह भी पूछा जाता है एग्जाम में। स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है, इसमें किसका मिश्रण होता है? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? तो कार्बन मिला होता है उसमें, निकिल होता है और क्रोमियम होता है, ठीक है, तब जाके बनता है क्या? स्टेनलेस स्टील, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में जो है कोई मेल नहीं खा रहा था। अगला, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या होता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिप्सम। जिप्सम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2 होता है। CaSO4 इंटू 2H2O क्या होता है? ये जिप्सम होता है। इसको जो है 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है, यानी हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CaSO4 हाफ H2 होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है। कह रहा है कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड द्वारा, तो वो क्या होते हैं? तो वो एल्कीन होते हैं, ठीक है, एल्कीन। ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ये भी ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट है। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन द्विबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को क्या कहता है? एल्कीन कहा जाता है। कार्बन कार्बन द्विआबंध वाले यानी डबल बॉन्ड वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विपरीत श्रृंखला वाले को हाइड्रोकार्बन। देखिए, कार्बन कार्बन जो एकल यानी सिंगल बॉन्ड होता है तो वो क्या होता है? एल्केन होते हैं वो, ठीक है। और एल्किन क्या होता है? कार्बन कार्बन द्विबॉन्ड होता है यानी डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और एल्काइन क्या होता है? इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। देखिए, एल्कीन में क्या होता है? आपका डबल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड और एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो द्विबंध में क्या हमने पूछा था प्रश्न में, तो एल्कीन होगा। अगला, सिरके का रासायनिक नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला भी आप ध्यान रखिएगा, CH3COOH होता है इसका फार्मूला एसिटिक अम्ल का, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका IUPAC नाम क्या होता है? एथेनाइक अम्ल होता है, ठीक है, एथेनाइक अम्ल होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकार्यात्मक समूह होता है। बस इतना ध्यान रखें, फार्मूला और इसका रासायनिक नाम। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? आप इसमें एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन डी, अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है कार के बैटरी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस, ये अक्सर पूछा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित किया जाता है, यानी हाई प्रेशर से जो है उसको उसमें बंद किया जाता है। अगला, खनिज क्या है यानी मिनरल क्या है, तो ये अकार्बनिक ठोस होते हैं। ऑप्शन बी। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज यानी मिनरल प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है, जिसकी संरचना रवाकृत होती है। नेक्स्ट, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? जो नागासाकी में जो है विस्फोट हुआ था परमाणु, उसमें किसका प्रयोग हुआ था? तो ऑप्शन सी, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्टैटिक जीके का भी प्रश्न बनता है कि कब हुआ था? 9 अगस्त को हुआ था। कहाँ पे? नागासाकी में। 9 अगस्त को नागासाकी में हुआ था। और कौन सा बम था? तो फैटमैन था। उसका नाम क्या था? फैटमैन। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय था। जो 9 अगस्त को गिरा था वो फैटमैन था, और जो ये 6 अगस्त को गिरा था, ये कहाँ पे? हिरोशिमा में। इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है स्ट्रेटेजी के रूप में। इसमें किसका प्रयोग होता अगर पूछा जाए? लिटिल बॉय में इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसमें यूरेनियम का किया गया था, और इसमें जो है प्लूटोनियम का किया गया था फैटमैन में। अगला, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किसमें? तो ऑप्शन सी, प्राकृतिक तत्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ऑप्शन डी, पोटेशियम। ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम क्या होगा? जो ऑप्शन में दिया है, सबसे ज्यादा क्या होगा? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद तब आयरन का नंबर आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन डी। अगला, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस। वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनता है उसमें प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी गैस? तो हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है, आयोडीकृत लवण में रहता है। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? ऑप्शन डी, पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है? तो NaCl जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के मध्य अपक्रिया से निर्मित नमक को यानी लवण को क्या कहते हैं? उदासीन लवण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो कार्बन जो है सबका मूल तत्व है। ऑप्शन सी, संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की अनिवार्यता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो केरोसिन में, सभी को पता होगा केरोसिन में जो है क्या होता है? ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होती है, जिसे मिट्टी का तेल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन यानी मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, सभी को पता होगा। अगला, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो लाइटर में जो है कौन सी गैस? तो ये ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है, जिसका आणविक सूत्र होता है C4H10 होता है। C4H10। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG के मुख्य घटक क्या होते हैं? ब्यूटेन। इसमें ब्यूटेन लगभग 65% होता है, और प्रोपेन लगभग इसमें 35% होता है। इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन तथा इथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं, यानी ब्यूटेन भी पाया जाता है और प्रोपेन भी थोड़ी मात्रा में, इथेन भी इसमें पाया जाता है। तो इसलिए एक से अधिक होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन ज्यादातर होते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट,
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रेन का बहुलक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। बहुलकीकरण क्या होता है? तो बहुलकीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलकीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकल एवं उत्पाद को बहुलक यानी पॉलीमर कहा जाता है। और आइसोप्रेन का बहुलक क्या है? तो प्राकृतिक रबर, जिसका सूत्र जो है आइसोप्रेन का ये है। ठीक है, नेक्स्ट, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन जो है किसका बहुलक है? तो ये जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है टेफ्लॉन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट किसके संघनन से? तो ऑप्शन बी फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकोलेन हाइड्राइड है। तो नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है, जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के से संघनन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज वर्ष 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रासायनिक लियो बेकेलैंड ने की थी। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये जो है किसके संघनन से? तो फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से यह बनता है। अगला प्रश्न है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो है क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वसा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शरीर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है इसमें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ऑप्शन डी। ग्रेफाइट और हीरा दोनों के कार्बन दोनों जो है कार्बन क्या है? अपरूप हैं, जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा जहां प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है, और वहीं ग्रेफाइट की बात करें तो ये कम कठोर होता है। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। जो ग्रेफाइट होता है उसकी विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। ग्रेफाइट और हीरे दोनों के कार्बन सहसंयोजी बंधों से बने होने के कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो पुलिस द्वारा जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो एनालाइजर या ब्रीथलाइजर कहा जाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम काइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से इसे गुजारा जाता है सांस को। ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन एल्कोहल से अपक्रिया कर हमें जो है वो हरा रंग, उसमें जो हर रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में एल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें जो फिल्टर पेपर होता है उसमें क्या पाया जाता है? पोटेशियम काइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। इसी से जो है सांस जब गुजरती है तो उसके अंदर क्या होता है? डाइक्रोमेट विलयन होता है, और ये डाइक्रोमेट विलयन जब इससे अपक्रिया करता है तो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, और इसी के माध्यम से शराब की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। एलपीजी में अभी हमने पढ़ा था, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, थोड़े मात्रा में ईथेन भी होता है। घरेलू बात करें अगर हम, इसमें प्रोपेन तथा ब्यूटेन मुख्य रूप से ये होते हैं। अब थोड़ा मात्रा में क्या होता है? ईथेन भी होता है। देखिए, ये क्या होते हैं? ये गंधहीन है, गंधहीन, इसमें गंध नहीं है, लेकिन अगर इस गंधयुक्त बनाने के लिए मरकेप्टेन मिलाया जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैस में जो है मुख्य घटक कौन सा? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई, एक से अधिक होगा इसमें। ग्रीन हाउस गैस वे गैस हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय और रक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इसमें कौन कौन से मुख्यतः? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन मुख्य रूप से होती हैं। तो सभी होगा, ऑप्शन क्या हो जाए? ई। अगला प्रश्न है,
ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है? तो वही प्रश्न है, ऑप्शन ई। अगला, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साबुन ग्रीस को हटाता है। साबुन जो है ग्रीस को हटाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पायसीकरण द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, एक तरफ पदार्थ दिया, दूसरी तरफ उपयोग दिए हैं, तो इसका देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एस्पार्टम का प्रयोग कहाँ किस में होता है? कृत्रिम मधुरक में, फ्रेयान का प्रशीतक में, नियोप्रीन का संश्लेषित रबर, और बेनाड्रिल का प्रतिहिस्टेमीन में किया जाता है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अम्ल वर्षा में सबसे अधिक जो है किसकी मात्रा? ऑप्शन सी, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक होती है, लगभग 70% के करीब होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही प्रश्न। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।